चलिए सर, सबसे पहले हमारे पास सवाल सवाल आया है स्वाति योगेश्वर जी का। ये पूछ रही है सर कि इनके पास एससीआई है 219 रुपये के भाव पर और एनसीसी है 190 रुपये के भाव पर, तो क्या इन्हें होल्ड करना चाहिए या फिर सेल करके निकल जाएं? क्योंकि एससीआई अगर पिछला एक साल देखें सर तो कुछ खास परफॉर्मेंस रही नहीं है एससीआई की और ना ही एनसीसी की, तो क्या करना चाहिए सर दोनों में? नहीं, देखिए, इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेम करना चाहूंगा। ऐसा हमारा बोलना थोड़ा सा गलत हो सकता है कि हमने परफॉर्मेंस नहीं देखा। एक साल में परफॉर्मेंस जरूर देखा था। और आप देखें कि ईयर के स्टार्टिंग में इट वाज ट्रेडिंग अराउंड 160 180 रेंज। तब आपके चैनल के माध्यम से हमने रिकमेंड भी किया था और उसके बाद एक स्टडी परफॉर्मेंस था। 280 लेवल्स तक इसने किया। बट जो हम बात कर रहे हैं ना कि करेक्शन आ गया, और इट वाज अगेन वन ऑफ दो स्टॉक्स जो अच्छे हैं, फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इनको यही चीज कहूंगा कि बिल्कुल आप परेशान ना हो, विचलित ना हो। और अभी मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम एट द वेरी फेस ऑफ इट देखने को मिलती है। मार्केट वॉलेटिलिटी में हो सकता है ये आपको कभी 198 लेवल्स तक भी दिखा दे। अभी इसमें एक टर्न अराउंड मुझे नहीं लगता। आपको थोड़ा टाइम देना होगा। इसमें टर्न अराउंड आएगा जब ये 240 244 लेवल्स के ऊपर ब्रीच करके मेंटेन करेगा। तब आपको एक पूरा रिवर्सल कंफर्मेशन मिल जाएगा। 286 से 300 के लेवल्स आपको ये दिखाने का दमखम रखता है। हो सकता है आपको 2 से 3 क्वार्टर इसके लिए वेट करना पड़े। बट आप वेट करें, जरूर आपको एक डिसेंट मूव देखने को मिलेगा। उसके बाद एनसीसी आप देखें तो एनसीसी ने भी अ, अब मैं ये क्यों बोल पा रहा हूँ, देखिए फन पार्ट क्या है। अगर आप मेरे को बोलेंगे ना कि जनवरी, सो हाँ, जनवरी से एनसीसी में अंडर परफॉर्मेंस है। बट देयर वाज अ पॉइंट फेब्रवरी में जब सिंदूर भी था और टैरिफ वॉर की बात भी हो गई थी, तो ये लोअर लेवल्स पे था। और उसके बाद इसने एक अच्छा मूवमेंट भी दिखाया 240 तक। अभी ये वीक है, बिल्कुल अनडाउटेड बात है कि ये वीक है। और अभी इसमें आपको थोड़ी सी वीकनेस और कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। बट जितना करेक्शन हम देख चुके हैं और कंपनी जितनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, मुझे नहीं लगता दिस विल बी द पॉइंट टू एग्जिट। अभी आप इसको बिल्कुल होल्ड करें। और इसमें मैं एक चीज आपको ऐड कर देता हूँ, ब्रेकआउट आएगा 186 के ऊपर मेंटेन करें, और ये आपको थोड़ा सा टाइम जरूर मांग सकता है। 186 के ऊपर ब्रेकआउट आएगा, उसके बाद आपको एक मूवमेंट आता हुआ दिखेगा जो बहुत कंफर्टेबली आपको 254 260 लेवल्स तक भी लेके जा सकता है। बट इसके लिए आपको साल भर तक का इंतजार करना पड़ सकता है। ओके, तो स्वाति जी, एस टी आई 240 के ऊपर अगर मेंटेन करता है तो वहाँ से आपको एक थोड़ी सी उसमें तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और एनसीसी पर भी सर ने बताया कि 186 के ऊपर एक ब्रेकआउट में देखने को मिल सकता है और उसके बाद 254 तक के लेवल्स आपको यहाँ पर देखने को एनसीसी में मिल सकते हैं। अगला सवाल प्रियंका जी का है सर। ये पूछे हैं कि तिलक नगर इंडस्ट्रीज और सुब्रोज, क्या इन दोनों में एवरेजिंग की जा सकती है? देखिए, मैं इनसे बस इसके लिए एक चीज बोलना चाहूंगा, और जितने भी हमारे दर्शक हैं, अगर आप एवरेज का क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे ना कि आप एक प्राइस बता दें कि आपने किस प्राइस पॉइंट पे ले रखा है, तो हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। अब चलिए, इन्होंने प्राइस नहीं बताया है, बट हम एक इसको एज एन ऑब्जर्वेशन या एक बस एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं कि अगर तिलक नगर इंडस्ट्रीज में मान लीजिए कि इन्होंने पोजीशन बनाई थी एट अराउंड 480 लेवल्स या वो 474 लेवल्स, तो मैं आपको बोलूंगा नहीं, बिल्कुल भी आप एवरेज नहीं करें, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़ा सा डाउन साइड और आपको देखने को मिल सकता है, उसके बाद आपको अपसाइड मिलेगा कहीं ना कहीं 414 लेवल्स पे। मैं इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देख पा रहा हूँ। अब बात ये आ जाती है कि मान लीजिए इन्होंने बहुत हाई लेवल्स पे लिया है, जो इसके ईयर हाइज हैं, मान लीजिए 500 550 या 550 लेवल पे। तो मैं इनको एक चीज बोलूंगा, 414 वुड बी द प्राइस जहां पे आप एवरेज करेंगे। 414 पे जहां आप एवरेज करेंगे, उसको जैसे ही एक अपमूव करेगा और 474 लेवल्स जाएगा, डिप्लॉय करेंगे, मार्केट में वापस बेच देंगे। और इसके पीछे का कारण, ये जैसे ही लोअर लेवल पे सपोर्ट लेके एक अपमूव अपना स्टार्ट करेगा, 474 लेवल्स पे आपको फिर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। 474 को ब्रीच करेगा, उसके बाद आपको एक अपसाइड देखने को मिलेगा जो कि बहुत कंफर्टेबली इसको अब 560 लेवल्स तक भी लेके जा सकता है। जहां तक बात है सुब्रोस की,
तो सुब्रोज अभी 853 चल रहा है। अगर मान लीजिए कि आपने ये 960 लेवल्स या 940 लेवल्स पे ही ले रखा है, तो ये इतना हाई बीटा स्टॉक है और इतना ज्यादा मूवमेंट करता है इन ईदर ऑफ डायरेक्शन, तो मैं आपको यहाँ पे एवरेज करने के लिए नहीं बोलूंगा। मान लीजिए आपने हायर लेवल्स पे ये ले रखा है, 1150 या उससे भी ऊपर के लेवल पे ले रखा है, तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा कि ये अभी जिस तरीके से मूव कर रहा है यहाँ पे नहीं, किसी भी मार्केट करेक्शन वाले दिन अगर आपको ये 790 के आसपास देखने को मिले, वहां पे आप एक बार पोजीशन अपनी एवरेज कर सकते हैं। और जो एवरेज करेंगे उसको वापस डिप्लॉय करने की भी आपको प्राइस बता देता हूँ। 790, 796, 800 लेवल्स पे एवरेज करने के बाद आपको 990 रुपए जैसे ही जाता हुआ दिखे, अपनी एवरेज जो प्राइस है जो आपने नीचे खरीदा है उसको डिप्लॉय करें और उसके बाद वेट करें। जैसे ही 1074 को ब्रीच करेगा, उसके बाद ये 1200 रुपए तक का भी आपको मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है। और आपने एक चीज नोटिस करी होगी, मेरे लेवल्स थोड़े से अभी बड़े आ रहे हैं, उसके पीछे का कारण यही है कि जिस तरीके से हाई बीटा मूवमेंट है और जिस तरीके से अंडर परफॉर्मेंस रहा है ना पूरे मिड कैप स्मॉल कैप में, तो वो ऐसी सिचुएशन नहीं दिख रही है कि आपको कोई भी स्टॉक भाग के अभी इस प्राइस पे पकड़ना होगा। ये अपनी पूरी ट्रेजेक्टरी जो टेक्निकल ट्रेंड्स की है वो कंप्लीट करके ही वापस आएंगे, तो वी हैव ऑल द टाइम। आप पीसफुली आराम से बैठिए और लोअर लेवल पे ही एवरेज करने के लिए बोलूंगा। ठीक है सर। तो चलिए, अगला सवाल हमारे पास आया है संदेश कदम जी का। ये पूछ रहे हैं सर कि इनके पास M&M फाइनेंस, इसके 100 शेयर्स हैं, 350 रुपीज़ पर इनका बाइंग प्राइस है। अब ये पूछ रहे हैं कि एक लेवल बता दीजिए जहां पर ये और एड ऑन कर सकें M&M फाइनेंस को। देखिए, अब हम बात कर लेते हैं एमएनएम फाइनेंस की। और एमएनएम फाइनेंस भी आप देखें कि आज बहुत दिनों बाद इसने एक मूवमेंट अपना अपसाइड को चालू किया है। अभी बहुत दिनों से ये भी लोअर लेवल पे ही चल रहा था। मैं इनको ये बोलूंगा कि अगर एमएनएम फाइनेंस पे आप बहुत क्लोजली वॉच करें जिस तरीके से ये पोजिशन है, अ, अभी यहाँ पे मुझे कोई भी कारण ऐसा नहीं दिखता है कि आपको इन लेवल्स पे इसमें कोई भी अपनी पोजीशन और बढ़ानी चाहिए। मेरी समझ से अगर आप एमएनएम फाइनेंस को बहुत क्लोजली देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ये स्टॉक थकता हुआ दिखेगा अभी 368, 370 रेंज में, और वहां से एक वापस रिट्रेस नीचे होता हुआ दिख सकता है। अभी इसने जैसे जैसे अपनी पोजीशन मेंटेन करने की कोशिश करी है 340 लेवल्स पे, दो मैं कहीं ना कहीं एक बुलिश स्टैंस अपना एनबीएफसी स्पेस में रख के बैठा हुआ हूँ। बट एमएनएम फाइनेंस मुझे उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। मेरी समझ से लोअर लेवल पे ही आपको कहीं देखना चाहिए अपनी एवरेज की हंटिंग। कहीं भी 320 रुपए के आसपास आए, वहां पे आप सोच सकते हैं। इसके लिए भी मैं यही कहूंगा कि अभी आगे बढ़ के कोई भी एवरेज करने वाली सिचुएशन मुझे ये स्टॉक में दिख नहीं रही। के एवरेज करने की सिचुएशन फिलहाल इसमें नज़र नहीं आ रही है। तो चलिए सर, अगला सवाल जो हमारे पास, इनका जो यूट्यूब हैंडल है वो राजा भैया के नाम से है, और ये पूछ रहे हैं सर कि इनके पास MIC इलेक्ट्रिक के शेयर्स हैं और 68 रुपीज़ पर इनका जो बाइंग प्राइस है, और इस वक्त जो शेयर है वो है 43 रुपीज़ के अराउंड। तो ये पूछ रहे हैं सर इसमें इनको क्या करना चाहिए, इस वक्त लॉस में तो चल रहे हैं, तो क्या करें इसके अंदर सर। देखिए, एमआईसी की हम बात कर लेते हैं। और एमआईसी का एक टाइम था जब इसने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। अभी हम देखेंगे ना ये स्पेस भी, मतलब इनफैक्ट फन पार्ट इज दिस की बहुत सारे ऐसे रिटेल पार्टिसिपेशन वाले सेक्टर्स हैं जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इनको भी मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अभी आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए इसमें। दो एक प्राइस डिफरेंस है आपकी बाइंग प्राइस से, बट मुझे कोई अभी यहां से ट्रेंड रिवर्सल नहीं देखने को मिल रहा है। तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि यहाँ पे अभी फॉर द टाइम बीइंग यू जस्ट नीड टू होल्ड। मैं एवरेज करने के लिए भी नहीं बोलूंगा। दो कैपिटल गुड सेक्टर का ये पर्टिकुलर कंपनी है, ये अभी मुझे एक सपोर्ट लेती हुई नहीं दिख रही है। या आप एक और काम कर सकते हैं इसमें कि लोअर लेवल पे कहीं आपको आता हुआ दिखे और 40 रुपए के आसपास आता है तो एक चांस हम ले सकते हैं। 40 रुपए पे आप अपना जो प्राइस है जो स्टॉक है उसको एक बार एवरेज करिएगा, बट 38 रुपीज का एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस भी रखिएगा। क्योंकि अगर 38 के नीचे ये और आपको सस्टेन करता हुआ दिखता है तो आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ती हुई दिख सकती है। तो एक ऑप्शन तो ये है कि कुछ ना करें, एक ऑप्शन है कि लोअर लेवल पे एवरेज करें। अगर आप दूसरा ऑप्शन लेते हैं तो कहीं भी 52 रुपीज के आसपास आए, आप उसको वापस डिप्लॉय करिएगा, क्योंकि अभी इसको भी अपना ट्रेंड चेंज करने में और आपकी प्राइस लाने में टाइम लगेगा।
जब ये 52 के ऊपर मेंटेन करना चालू करेगा, चाहे एक क्वार्टर, दो क्वार्टर, तीन क्वार्टर, उसके बाद आपको 64 तक के लेवल्स दिखाएगा, तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन आप बनाइएगा। ओके, तो रचित सर, एक ना बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि एम आई सी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हुई है 43 के अराउंड प्राइजेस का। हालांकि आज नहीं, लेकिन एक दो दिन पहले एक सवाल आया था कि सर कोई सस्ते शेयर्स बताइए जिनके अंदर पोटेंशियल है, 100 रुपये से कम हो, 50 रुपये से कम हो, जो नजर आए। अब मान लेते हैं वोडाफोन आइडिया है, सुजलोन है। सवाल हमारे पास इस पर आया था कि वोडाफोन आइडिया, सुजलोन, ओला इलेक्ट्रिक और इनका भी अगर हम सवाल ले लें एमआईसी वाला, तो क्या आपको लगता है कि जो सस्ते शेयर्स लोग पूछते भी हैं कि सस्ते शेयर्स बताइए, सस्ते शेयर्स बता दिए, क्या इनके अंदर इतनी पोटेंशियल है कि वो इन्वेस्टर्स को इतना रिटर्न दे सकें? क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक, हालांकि मैं आपका टेक इस पर जानता हूं, मेरी बात आपके साथ डिटेल में हुई भी है ओला इलेक्ट्रिक पर, और इस वक्त अपने हाई से 80% तक वो टूट भी चुका है। और वोडाफोन आइडिया की भी स्थिति कोई बहुत ज़्यादा हम कहें कि मजबूत नहीं है, सुजलोन की भी कोई ऐसा तो नहीं है। तो क्या इन सस्ते शेयर्स के अंदर पोटेंशियल है कि वो इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे दें? देखिए सिमरनजीत जी, हमें ना एक चीज समझनी होगी। अभी स्टार्टिंग कमेंट्री में जब मैंने आपको बात बताई थी ना कि एक अंडर परफॉर्मेंस है, और जी। आप एक चीज देखिए कि हम जब निफ्टी 50 या सेंसेक्स की बात करते हैं तो हम बहुत ज्यादा ऑफ हाइज नहीं ट्रेड कर रहे हैं। मगर आप एक चीज समझने की चेष्टा करिएगा कि लास्ट लाइफ हाई जो हमने निफ्टी में देखा था, दैट वाज सितंबर 2024। जी। उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले थोड़े से पॉइंट से ही सही, मगर एक लाइफ हाई मारा था निफ्टी ने। अब देखने वाली बात यह है कि मार्केट आपको जो ब्रॉडर मार्केट है, जो ब्लू चिप मार्केट है, वो आपको प्राइस वाइज करेक्शन तो नहीं दे रहा है, मगर टाइम वाइज करेक्शन तो दे ही रहा है। जब हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करते हैं, उस कंटेक्स में आप देखेंगे तो आपका निफ्टी जो है या सेंसेक्स जो है वो एक टाइम वाइज करेक्शन में चल रहा है। टाइम वैल्यू ऑफ करेक्शन मतलब एक क्लियर केस की वैल्यू ऑफ द मनी, वैल्यू ऑफ द एसेट ग्रोज विद टाइम, एंड द परचेजिंग पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट ऑफ मनी रिड्यूसेस। है ना, मतलब महंगाई बढ़ती है, उसके कारण से बहुत जी। चीजों के दाम बढ़ते हैं। अगर एक टाइमलाइन आपका बढ़ गया और आपकी चीज एसेट का दाम नहीं बढ़ा, तो उसे हम टाइम वाइज करेक्शन बोलते हैं। अभी मार्केट ओवरऑल पूरा टाइम वाइज करेक्शन में चल रहा है। कितने ही अच्छे नंबर्स, कितने ही अच्छे इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, चाहे हम रिलायंस की बात कर लें, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एल एंड टी की ऑर्डर बुक ठीक लग रही है, एचएएल के पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, स्टॉक्स नहीं मूव कर रहे हैं। तो जब ये मेन स्ट्रीम स्टॉक्स ही आपके उस तरीके से मूव नहीं कर रहे हैं, आपको कैसे हम ये चीज मान लें कि जो मिड कैप स्मॉल कैप है उनमें मूवमेंट आपको आता हुआ दिखेगा? क्लियर केस बन रहा है। अब पहले आपके जो टॉप स्टॉक्स हैं उनमें एक मूवमेंट आए, उनमें मूवमेंट आने के बाद उनमें पहले बाइंग इंटरेस्ट आ जाए, वो अपना एक वैल्यूएशन के जो ऑप्टिमम लेवल्स हैं वहां जाके बैठ जाए, उसके बाद ही स्मॉल कैप और मिड कैप में आपको मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। और एक ना सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन भर रहा है लोग के अंदर। और ये मैं आपको बताऊं, ये बहुत आपको एक अलग चीज दिखेगी कि ये ना जो पोस्ट कोविड इन्वेस्टर्स है ना उनमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, जी। जी। क्योंकि उन्होंने एक्चुअल में इतना लंबा मंडेन टाइम बिताया नहीं है। जो वेटरन इन्वेस्टर्स हैं उनको तो पता है कि मार्केट का एक ऐसा स्लग साइकिल आता है जहां पे मार्केट में प्राइस चेंज ही नहीं हो रहा होता है। उनको एक एक्साइटिंग मार्केट चाहिए। अब उनका जो फ्रस्ट्रेशन है ना कई कई जगह, क्योंकि मैं कमेंट्स यूजुअली पढ़ता रहता हूँ जब भी वीडियो होता है कि लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। कई कई जगह कमेंट आने लग गए हैं कि हम तो भाव आएगा निकल जाएंगे, बेकार है, लुटेरों का मार्केट है। ये आपने एक्चुअली वो साइकिल्स देखे ही नहीं है, राइट। इसलिए आप ये बात कह रहे हैं। तो अभी इतने इम्पेशेंट लेवल्स पे, इतनी इम्पेशेंट सिचुएशन पे ना, मैं बिल्कुल भी चांस नहीं लूंगा कि मैं ऑलरेडी इतने स्ट्रगलिंग रिटेल इन्वेस्टर्स को और बोलूं कि आप पोजीशन बना लीजिए। अभी फॉर द टाइम बिंग मैं एक ही चीज बोलूंगा कि नहीं, अभी जो पोजीशन है ना बस उसको आप मेंटल पीस के साथ मेंटेन कर लीजिए, यही काफी रहेगा। ओके, और रचित सर, इसी अगर आपसे पूछा जाए कि एक क्वालिटी लार्ज कैप लिया जाए, या फिर स्मॉल कैप की या मिड कैप की एक बकेट बना ली जाए, जैसे कि अगर हम वोडाफोन आइडिया या सुजलोन की जो हम बात करें सस्ते शेयर्स की, तो एक क्वालिटी लार्ज कैप लिया जाए, महंगा शेयर लिया जाए, या फिर सस्ते शेयर्स की एक बकेट बना ली जाए जिसके अंदर 10-12 शेयर रख ली जाए, आप दोनों में से क्या सजेस्ट करेंगे सर?
देखिए मैं इसके लिए ना, अब आपने बहुत इंटरेस्टिंग मेरे से एक और सवाल कर लिया, और आई डोंट नो हाउ मच यू नो अबाउट इट, बट आई एम एक्चुअली ऑल्सो अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। मतलब यहाँ पे तो आई एम कमिंग एज अ रिसर्च एनालिस्ट, आरए लाइसेंस, बट मेरे पास इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का भी एक लाइसेंस है। और जब भी ऐसा सवाल आता है ना, तो हम बहुत क्लियर केस बोलते हैं कि इट डिपेंड्स कंप्लीटली कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसका गोल पीरियड आपके पास कितना है। अगर आप बहुत ज्यादा समय नहीं दे सकते, अगर आप बोल रहे हैं कि भाई साहब मैं तो 3-4 साल में ही मेरा एक गोल पीरियड आ जाएगा, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना है, इन दैट केस आई विल सजेस्ट ब्लू चिप ले लीजिए। ढंग का ब्लू चिप आराम से खरीद लीजिए। आप बोलते हैं नहीं, आई एम यंग, आई एम इन अ पोजिशन टू एक्सपेरिमेंट, मेरा रिस्क एपेटाइट भी है, और मैं 20 साल, 10 साल, 15 साल का टाइम होराइजन लेके बैठा हूं, तो मैं कहूंगा कि फॉर यू इट इज बेटर कि आप एक बकेट क्रिएट कर लीजिए। वन, टू, आपके रिस्क एपेटाइट पे भी डिपेंड करता है। जैसे बहुत क्लियर केस मैं आपको बताता हूँ कि कुछ लोग ये बोलते हैं कि भाई मैं 10 स्टॉक पिक करता हूँ, 10 में से मैं मान लेता हूँ 3 तो मेरे जीरो हो जाएंगे, बट 7 ऐसा परफॉर्म करेंगे कि वो 3 जो खराब हो गए उनका भी रिटर्न देंगे, और उससे ज्यादा मुझे एक हाई बीटा रिटर्न के कारण मार्केट से ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा। अगर ये थॉट प्रोसेस है, तो आप स्मॉल कैप मिड कैप में फंडामेंटली अच्छी कंपनीज और फ्यूचर बिजनेसेस की कंपनीज में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। मगर आप बोलते हैं भाई इतना ना तो मेरे पास समय है, और ना मेरे पास ये रिस्क एपेटाइट है, मैं अपने खरीदे हुए शेयरों को नीचे जाता हुआ नहीं देख सकता, तो एक दो कोई ब्लू चिप ले लीजिए, उसके हिसाब से आपको एक रिटर्न जनरेट हो जाएगा। तो ये दोनों, आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आपका गोल कितना दूर है, उसके हिसाब से आप अपनी चॉइस बनाइए कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। बिल्कुल, तो अपने गोल्स के अकॉर्डिंग और अपने आप कितना रिस्क ले सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको ये डिसीज़न लेना पड़ेगा कि आप ब्लू चिप लार्ज कैप लेना चाहते हैं या फिर आप बकेट क्रिएट करना चाहते हैं। तो जैसा कि रचित सर ने कहा कि आपके गोल्स और रिस्क ये दोनों पर डिपेंड करता है। तो सर अगला सवाल हम लेते हैं। अगला सवाल मनी 9 के प्राइम मेंबर हैं मोहम्मद सोहेल जी। इनका भी सवाल शायद आपको इंटरेस्टिंग लगे सर। ये पूछ रहे हैं कि अ, 2 साल के लिए कोई अच्छा-सा शेयर बता दीजिए सर। 2 साल का ये नज़रिया लेकर चल रहे हैं। किसके अंदर अच्छा रिटर्न मिल सकता देखिए 2 साल के लिए ही आप शेयर लेना चाह रहे हैं। अब क्या है, आपने मुझे टाइम का कंफर्ट दे दिया, तो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं। है? मतलब वेरी फ्रैंकली, आप 2 साल की अगर बात करते हैं, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आपके पास एक डिसेंट टाइम है, और हमने बहुत सारे हमारे ऐसे फेवरेट स्टॉक्स हैं जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि कुछ कुछ पॉकेट्स डिफेंस की, अभी जैसे मैंने कहा आपको एचएल अच्छा लगता है इन लेवल्स पे, 2 साल के लिए आप लेके रखते हैं। एक ऑल थ्रू आउट सेकेंड हाफ ऑफ 2025 एक अच्छा अंडर परफॉर्मेंस देखा है, जबकि गवर्नमेंट बार बार डिफेंस पे नए ऑर्डर अनाउंसमेंट कर रही है, और सिंदूर के बाद रेनफोर्स भी कर रही है। इसके साथ साथ आप देखें, अभी जो हमारा मिग लाइनअप पूरा का पूरा रिटायर हुआ है, उससे हमारा स्क्वाड्रन साइज छोटा हो गया है एयरफोर्स का, इन कंपैरिजन टू आवर नेबर्स। हम पाकिस्तान से अभी भी एक बड़ा स्क्वाड्रन लेके बैठे हैं, बट चाइना से हमारा स्क्वाड्रन बहुत ज्यादा छोटा हो गया है। तो गवर्नमेंट उसको भी फिलअप करने में लगी हुई है। उसके साथ साथ अगर आप मेरे से मार्केट इंफ्रास्टॉक की बात करेंगे, तो मार्केट इंफ्रास्टॉक में वैसे मार्केट में भी थोड़ा सा एक हमको लैकलस्टरस मूवमेंट देखने को मिल रहा है, मगर इन टाइम टू कम वापस ही पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। बीएससी के बारे में सब बात करते हैं, मैं आपको बोलूंगा कि फिन टेक्नोलॉजीज हैं जिस पे आप फोकस कर सकते हैं लोअर लेवल्स पे, ये भी 2 साल में आपको एक अच्छा रिटर्न देने का दमखम रखता है। और इसके साथ साथ पावर से तो मैं अभी फॉर द टाइम भी दूर रहने के लिए बोलूंगा, और रेलवे की बात करूंगा तो मैं ही ट्रोल हो जाऊंगा। दो रेलवे में मैं आपको बताऊं कि मैंने एक बहुत टाइम का करेक्शन देख लिया है, और रेलवे में हम सब ने बहुत ज्यादा सहन किया है, बट रेलवे में भी अब एक चेंजेस आ रहे हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बजट के आसपास कोई अनाउंसमेंट आता हुआ दिखे। उसके अलावा आप देखें लार्ज कैप बैंक्स, एचडीएफसी बहुत टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, और एचडीएफसी हो गया, एलएनटी हो गया, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आप देखेंगे ना, ये थोड़े लंबे समय के अंडर परफॉर्मेंस करते हैं, और फिर एक साथ रिटर्न देते हैं, बहुत अच्छे रिटर्न्स देते हैं। तो ऐसे टाइप के स्टॉक्स पे अगर आप फोकस करना चाहें, तो प्राइवेट बैंक में एचडीएफसी हो जाएगा, डिफेंस में एचएल हो जाएगा, मार्केट इंफ्रा में केट फिनटेक हो जाएगा, और आप बहुत ही प्लेन जेन बेसिक स्ट्रक्चर स्टॉक चाह रहे हैं, एक बिजनेस कॉन्ग्लोमरेट चाह रहे हैं, तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज होगा। ठीक है सर। तो अगला सवाल भी मनी 9 के प्राइम मेंबर हैं सर वैभव यादव जी। इनका सवाल है सर कि स्टील एक्सचेंज ऑफ इंडिया के इनके पास 7,000 शेयर्स हैं।
₹9.84 के भाव पर इन्होंने खरीदारी इसकी कर रखी है। अब इसका टारगेट जानना चाहते हैं सर कि कहाँ तक जाता हुआ नज़र आता है ये। फिलहाल ₹7 पौने ₹8 से ऊपर कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है शेयर। आप कौन से शेयर की बात करें? स्टील एक्सचेंज स्टील ऑफ एक्सचेंज इंडिया। ऑफ इंडिया जी। अब आई एम सो सॉरी, ओके। मैं मतलब माफी चाहूंगा, बट एक्चुअल में मैंने ये स्टॉक आज तक ट्रैक किया है नहीं। और ये ट्रेडिंग में है, ये पर्टिकुलर स्टील एक्सचेंज मैन्युफैक्चरिंग स्टील प्रोडक्ट्स और ट्रेडिंग में। देखिए फंडामेंटली जितना मैं अभी गैदर कर पा रहा हूँ इंफॉर्मेशन, सिचुएशन मुझे खराब लग रही है। फंडामेंटल सारे नेगेटिव साइड हैं, नंबर्स भी आपके डीग्रोथ कर रहे हैं। मैं आपको एक ही चीज सजेस्ट करूंगा, हायर लेवल्स पे जहां आप इसमें से एग्जिट करेंगे वो ज्यादा एडवाइजेबल रहेगा। इसमें ना तो मैं आपको एवरेज करने के लिए बोलूंगा और ना ही फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए किसी भी दर्शक को बोलूंगा। इट्स अ कंप्लीट स्टे अवे। टेक्निकल्स पे भी वीक है और वैसे भी वीक लग रहा है मुझे। ओके, तो अगला सवाल हमारे पास है आलोक जी का। मनी नाइन के प्राइम मेंबर हैं सर। ये पूछ रहे हैं कि इनके पास सन फार्मा एडवांस्ड रिसर्च के शेयर्स हैं और इनकी जो बाइंग प्राइस है सर वो है ₹168। तो इसमें इनको क्या करना चाहिए सर? देखिए इसमें भी अंडर परफॉर्मेंस बहुत है। प्रमोटर होल्डिंग भी 3 साल से डिक्रीज हो रही है और आप प्रैक्टिकली देखें बुक वैल्यू भी माइनस में है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी। आई एम सन फार्मा एडवांस रिसर्च कंपनी 132 स्पार्क की हम बात कर रहे हैं। जी जी जी, स्पार्क की और बात करें सर रिटर्न हम। ऑन इक्विटी, हाँ रिटर्न एंड इक्विटी भी सही नहीं लग रहा है। मैं इनको एक ही चीज बोलूंगा, जहां इनको हायर लेवल मिले इसमें से भी एक बार एग्जिट कर लें। बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग मुझे ये स्टॉक नहीं लग रहा है। और यूजुअली जब मैं एक प्राइस डिफरेंस देखता हूं तो एवरेज की बात करता हूं। ये स्टॉक मुझे एवरेज करने का कंफर्ट भी नहीं दे रहा है। ओके, चलिए सर, अगला सवाल हम ले लेते हैं। हमारे पास अगला सवाल आया है दीपक तोमर जी का। ये कह रहे हैं कि इनके पास केपीआईटी के 1000 शेयर्स हैं, ₹1270 पर इनकी बाइंग इन्होंने कर रखी है। और इसके अलावा न्यूजेन सॉफ्टवेयर के भी इनके पास शेयर्स हैं ₹1040 पर। अब ये क्या करें? ये कह रहे हैं कि ये लॉस में चल रहे हैं फिलहाल ये। नहीं नहीं, लॉस तो मैं इनको बोलूंगा हम सभी चल रहे हैं अभी, जो सिचुएशन है। बट हाँ, आईटी का अपना इनहेरेंट रीजन है एक अंडर परफॉर्मेंस का, कि ये जो ओवरहैंग इतना लंबा है ना। और हम सबको पता है कि जिस तरीके से हमारा इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोजर है आईटी का और सारी चीजें वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही है। हमें ट्रेड डील का ही इंतजार करना पड़ेगा। केपीआईटी टेक के लिए मैं आपको एक चीज बोलूंगा कि अभी आप कुछ भी मत करिए, इसको थोड़ा सा समय दीजिए। आपने रिसेंट टाइम्स में भी देखा होगा 1080 लेवल्स तक ये आया था, उसके बाद एक बाउंस बैक दिखाया था। इसके लिए क्लियर केस मैं आपको बोलूंगा, अभी सिर्फ आप इसको समय दीजिए। यहाँ से ₹130 ₹140 का अपसाइड इसको रजिस्टर करने दीजिए। 1290 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसके बाद आपको मूवमेंट देगा। और ये आपकी बाइंग प्राइस से ऊपर के लेवल्स मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। बट ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप एक टाइम दे रहे हैं उसको, तो ऑफकोर्स आपको रिटर्न उसी हिसाब से मिलना चाहिए। 1280, सो सॉरी, हाँ 1280 लेवल्स को ब्रीच करके जब ये आपको क्लोजिंग करता हुआ दिखेगा, उसके बाद आपको ₹1424 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। बट फ्रेश कुछ भी मत करिए, अनसर्टन टाइम्स हैं। और जैसे कि हम बात आपको बार बार बता रहे हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो अच्छी नहीं है, तो ओवर पार्टिसिपेशन का कोई मतलब नहीं है। न्यूजेन्स भी आप देखें अपने लोअर एंड सपोर्ट के आसपास ही है, इसमें भी आप अभी कुछ मत करिए, सिर्फ इसको होल्ड करके रखिए। 1044 लेवल्स को ये ब्रीच जब करेगा और उसके ऊपर मेंटेन करेगा, तब आपको 1300 तक का भी मूवमेंट करता हुआ दिखाएगा। और आईटी के लिए मैं एक चीज आपको बोल देता हूँ, आप इसको ऐसे समझिएगा कि एक तो ट्रेडिंग और एक हम जो रिजल्ट सीजन है, इस बार आईटी से मुझे थोड़ी ज्यादा, क्योंकि इनकी जो डॉलर रेवेन्यू है ना उस टर्म्स में भी एक रेवेन्यू इंप्रूव होता हुआ दिखेगा ही दिखेगा विद द वीकनिंग रुपी। दो कुछ सेक्टर्स के लिए नेगेटिव है बट आईटी वुड बी अ बेनिफिशियरी। तो आईटी में मैं समझ रहा हूँ आपको जनवरी में भी मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है, बट द मार्केट्स अनसर्टन। तो एवरेज करने के लिए नहीं बोलूंगा, अभी बस वेट करने के लिए बोलूंगा। ओके, तो आईटी के अंदर जनवरी में एक मूवमेंट आता हुआ नज़र आ सकता है। अगला सवाल सर हमारे पास आया है बलराम जी का। इनका भी सवाल इंटरेस्टिंग हो सकता है। इनका भी सवाल सर ये बोल रहे हैं कि मुझे 1 से 3 महीने के लिए कोई शेयर बता दीजिए, शेयर खरीदना है। 1 से 3 महीने का नज़रिया है जहाँ पर ठीक ठाक अच्छा खासा रिटर्न मिल जाए।
देखिए मैं ना थोड़ा सा नाइव आदमी हूँ इतनी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए। अगर इन्होंने 1 से 3 महीने की बात बोली है तो मैं समझ रहा हूँ कि 3 महीने बाद इनको फंड की रिक्वायरमेंट होगी कहीं खर्चे का। मान लीजिए बच्चों की स्कूल फीस देनी होगी या XYZ कोई इनका पेमेंट ड्यू होगा। मैं इनको एक ही चीज बोलूंगा, एक ना लिक्विड फंड्स आते हैं, आप लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट करिए। जब आप 3 महीने की बात कर रहे हैं ना, अगर मार्केट एक स्ट्रीम में चल रहा हो, मार्केट एक सही सिचुएशन में चल रहा हो ना, तो हम आगे बढ़ के आपको बताते हैं कि ठीक है दिस इज अ शॉर्ट टर्म ट्रेड। बट जब मार्केट इतने अनडिसाइसिव हो रहे हैं और 3 महीने में हो सकता है कि वो मूवमेंट ही नहीं आए और आपका कैपिटल इरोड होने लग जाए, तो ऐसे अनसर्टन टाइम में बोलते हैं ना, जब तूफानी हवाएं बहुत ज्यादा तेज होती हैं तो लड़ने का समय नहीं होता है, तब बिल्कुल जी, नीचे लेट जाने का समय होता है बचने का कि जो समय भी होता है। अंदर का हुँ, सामान है जो है सब चला जाए, हम बस बचे रह हुँ। जाए। अभी वही समय है, कॉशियस अप्रोच वाला समय है। लिक्विड फंड्स में अपना पैसा पार्क कर दीजिए। 3 महीने के लिए इक्विटी बेट मैं नहीं बोलूंगा अभी कोई भी।